हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ चीज़ों को लेके ना आप लोग बहुत परेशान हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। मतलब टीजीटी का एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ, टीजीटी पीजीटी का। तो हालांकि मैंने तो पीजीटी नहीं दिया था, फिर भी मतलब आप लोग तो जानते ही हैं कि सब कुछ मतलब लगभग बराबर ही रहता है, कुछ चीज़ें चेंज रहती हैं। हाँ, जब से ये हो गया है कि टीजीटी में डायरेक्ट भर्ती है, तब से इसका मतलब क्या कहा जाए कि जो इसका लेवल है बढ़ा दिया गया है। और वो कब से हुआ है? वो हम लोग के टाइम से हुआ है, 2021 से हुआ है, पिछले साल से। पीजीटी में वही पैटर्न है, वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ इसमें इंटरव्यू आपको फेस करना है, तो लगभग बराबर ही चीज़ें रहती हैं। सिलेबस भी लगभग बराबर ही है, कुछ चीज़ें इसमें चेंज रहता है। लेकिन हाँ, टीजीटी की बात की जाए तो इसमें आपको मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ये परेशान रहते हैं, जैसे काव्य शास्त्र को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे कंप्लीट होगा, समझ में नहीं आता है। वाकई में आप लोग की बात सही है, वही स्थिति मेरी भी थी कि मुझे भी काव्य शास्त्र है, संस्कृत है, सबसे मैं भी भागती थी। लेकिन हाँ, ये है कि करना तो था ही, तो मैं भी मैनेज करती थी। जो चीज़ें जैसे साहित्य में भी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो हर चीज़ में थी एक तरह से। जब जीरो से शुरुआत की जाती है तो अगर आप सीरियसली देखने लगेंगे तो कोई चीज़ तैयार नहीं रहती है, तो सब कुछ करना रहता है। लेकिन हाँ, साहित्य में से रचनाओं को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि उस तरह से मैं याद करती थी। और काव्य शास्त्र को और इस सबको, संस्कृत को भी मैंने कैसे कैसे पढ़ा था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में ना मैं 2021 का जो क्वेश्चन आए थे टीजीटी में, तो उसमें काव्य शास्त्र के प्रश्न कैसे पूछे थे वो मैंने अभी उसको मतलब उसको अलग किया है, छांट के उसमें से अलग किया है। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि आप लोग को भी अंदाज़ा लगे कि देखिए काव्य शास्त्र के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, और आप लोग उसी लेवल की तैयारी करिए। उससे मतलब ऐसा तो है नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चन काव्य शास्त्र से पूछे जाते हैं, किस तरह के आते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी चिंता जो है ना काव्य शास्त्र को लेकर ही रहती है। तो आप लोग देखे होंगे कि आज मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। वही है, जो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम आप लोगों को भी लगा ही होगा। आप लोग बच के रहिए, क्योंकि इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है शेड्यूल। और ये क्यों हुआ मैं भी आइए आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर ही करती हूँ। कल रात में, परसों रात को मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, तो यहाँ पे भैया भी मेरे नहीं रहते हैं, अकेले मैं ही रहती हूँ। तो रात के 12 बजे के लगभग तबीयत खराब हुई और मैं अपनी स्कूटी पे बैठा के उनको लेके गई। और ऐसे ही मैं निकल गई, और कान नहीं बांधी मैंने, और एक स्वेटर हल्का सा पहन के ऐसे ही निकल गए। तो वही जो है ना, हवा लग गई और ठंडी मतलब बढ़ गई। तो कहने का यही मतलब है कि देखिए, हर सिचुएशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। कब क्या लाइफ में आ जाएगा, क्या आपको फेस करना पड़ेगा, सारी परेशानी हमेशा लगी रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको अच्छा ही समय मिलेगा। हर सिचुएशन को देखते हुए उसमें आप अपने फ्यूचर का ध्यान जरूर रखिए कि आपका भविष्य कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ या औरत, जो कहिए कि मैं जो यहाँ की मतलब उस हिसाब से मैं काम करूँ। मैं सारे काम देखती हूँ, स्कूल से आते समय ही सब्जी लाना, बाहर का जितना काम है, मतलब बाहर का जितना एक लड़का काम करता है, सारा काम मैं करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। मेरे पापा बहुत बुजुर्ग हैं, आप लोग देखे होंगे कि 80 साल के लगभग हो रहे हैं। उनकी भी तबीयत खराब होती है तो मुझे ही देखना है, सब कुछ करना है। उसी में अपने जॉब को भी देखना है, आप लोगों को भी देखना है, मुझे आप लोगों से भी मतलब बातें करना है, यहाँ से भी मतलब कुछ मैं भी सीखती हूँ, आप लोग भी सीखते हैं, सारी चीज़ें लगी रहें, तो सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। अब ये इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मुझसे कहीं ज़्यादा बहुत ऐसे लोग होंगे ना कि बहुत कुछ करते होंगे, बहुत स्ट्रगल होगा लाइफ में, बहुत संघर्ष करते होंगे। और ये संघर्ष इसको मत समझिए, ये खुशी समझिए, इसको एक मतलब खुशनसीबी समझिए कि आप इस लायक हैं कि किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। और अभी देखिए क्या है ना कि मेरे घर के लोग सभी लोग वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, सभी मेरे भाई बहन सब लोग जुटे हुए हैं वीडियो कॉल पे। लेकिन मुझे भी बुलाया गया कि आओ बात करो। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, पहले मुझे जो करना था मैं वो काम करूंगी। तो आप लोग भी अपनी सच्चाई स्वीकार करिए कि आपके लाइफ में क्या आपकी जिंदगी आपसे क्या चाहती है। जरूरी नहीं है कि अगले की जिंदगी में सब कुछ है वैसे हमारी, हमको अपना सिचुएशन समझना है, उस हिसाब से काम करना है। भाई मैं मम्मी से कही कि मम्मी ऐसा मेरी किस्मत कहाँ है कि मैं बैठ के आराम से बात करते हुए मेरा सारा काम होता रहेगा, मुझे तो काम करना है। तो ये सच्चाई मैंने स्वीकार कर ली है और मैं हमेशा काम करती रहूंगी। और आप लोगों को भी मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि हमेशा सक्रिय रहिएगा, कभी भी निष्क्रिय मत रहिएगा। अगर लाइफ में कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमेशा सक्रिय रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिएगा।
और देखिएगा जब कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक रास्ता बंद होता है, कहीं से एक प्रॉब्लम आती है, दूसरा काम शुरू कर, दूसरा चीज़ देखिए, है ना। मान लीजिए वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आता है, वो करिए। मतलब हमेशा सक्रिय रहिए और एम एक बनाइए, गोल अपना एक चीज़ बनाइए। जैसे हमारे टीचिंग जॉब में जाना है तो टीचिंग में ही अपना प्रयास करिए। अब ये नहीं कि कुछ समय के लिए ये भी कर लें वो भी कर लें। तो अपना जो आपका गोल है, आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित करिए। लेकिन अगर कहीं से भी रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं रास्ता जरूर खुला रहता है। तो इसीलिए हमेशा सक्रिय रहिए, चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए। आप ये सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में यही लिखा है तो ठीक है, हम संघर्ष करेंगे, काम करते रहेंगे। मुझे भी तो मन कर रहा है ना कि मैं बैठ के बातें करूं, सो जाऊं, मैं ना करूं एक दिन, लेकिन फिर वही चीज़ है कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि मेरी लाइफ तो एक सामान्य सी नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए आप लोग भी आनंद के साथ ये सारे काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए ठीक है कि मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूँगी और आप लोगों से मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारी बातें आप लोगों के साथ करती हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ कि काव्य शास्त्र के कैसे कैसे क्वेश्चन 2021 में टीजीटी के पेपर में आए थे। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी 2021 के प्रश्न है, काव्य शास्त्र के प्रश्न है, और मैंने खोज के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से मैंने इसको अलग किया है। ठीक है, तो देख लीजिए लगभग वही है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको एक अंदाजा लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। अब यहाँ पे देखिए ना कि मैंने आंसर नहीं लिखा है, इसलिए आंसर नहीं लिखा है क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी प्रश्न है उसका जब आंसर खोजेंगे आप, तो आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, तो इससे वो टॉपिक आप पूरा रिवाइज भी कर पाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहला देखिए, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये मान लीजिए, आप ये क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो काव्य गुण और काव्य दोष दोनों आप टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको तैयार भी हो जाएगा और आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद और प्रलय नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सारे शब्दों पे। तीसरा देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति चंद्र गुप्त, इनमें से कौन? ठीक, ये देखिए चौथा, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें देखिए क्वेश्चन जो है ना, तो इस प्रश्न में ना देखिए ये पूछ रहा है ये वाला कि इसका उक्त कथन किसका है? मम्मट का है, वाग्भट का है, रुद्रट का है या विश्वनाथ का है? ठीक है, चौथा वाला। पांचवा देखिए, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 तगड़ 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, या 1 जगड़ 1 तगड़ 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, और 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। ये क्वेश्चन आपके सरस्वती पांडे की किताब में मिल जाएगा, खोजिएगा ये छंद का। तो क्योंकि मैंने पढ़ा था ये, है ना, और मैं पढ़ के गई थी एकदम सुबह सुबह ही मैंने रिवाइज किया था जिस दिन एग्जाम था, और मुझे बड़ा मतलब खुशी हुई थी कि ये क्वेश्चन आ गया था। आप पढ़िएगा, देखिएगा, खोजिएगा, आपको शायद मिल जाए उसमें। छठवां देखिए, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनव को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भरत मुनि के बारे में पूरा पढ़ डालिए, ये वाला पूरा पढ़ डालिए, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं लिखा है। ये देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इनमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। ठीक है, महाकाव्य के लक्षण, ठीक, देख लीजिएगा पूरा ये टॉपिक ही देख लीजिएगा। अब यहाँ से प्रश्न 8वां देखिए, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व है, पुनरुक्ति है, क्लिष्टत्व है या अक्रमत्व है? ठीक है, तो ये जब पूरा पढ़ डालिएगा काव्य दोष। ठीक है, अब देखिए अखिल, प्रश्न 9, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकिए भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अब इसमें कौन सा रस अद्भुत है, भयानक रस है या विभत्स रस है, वात्सल्य रस है? ठीक है, चकी है, और इस तरह का जब आता है तो क्या होता है, पूरा पढ़ डालिएगा, ये मच्छर भी इसी में ना। आगे देखिए 10वां देखिए, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? ठीक है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसकी उक्ति है? कुंतक की है, मम्मट की है, भट्ट लोल्लट की है या श्री भट्टौत की है? भट्टौत की है। ठीक है ना, आगे देखिए
11वां, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रज्ञा में नहीं थी, न भूपाल में थी। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो अर्थांतर न्यास है, या परिसंख्या है, या विभावना है, या अपनुति है। ठीक है ना। आगे देखिए 12वां, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। अब रूपक है, प्रतीप है, कि अन्वय है, कि दीपक है? इसमें क्या है, कौन सा अलंकार होगा? ठीक है। अब ये देखिए, इसमें 13वां प्रश्न देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। तो एक तरह से देखिए 13 प्रश्न है, तो मान के चलिए कि 15 प्रश्न, 13, 14, 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे रस छंद अलंकार, मतलब काव्य शास्त्र से पूरा समझिए। ठीक है ना। तो इसलिए ना मैंने ये आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि कैसे आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। देखिए क्या है ना कि मैं आप लोगों को ये तरीका बताती हूँ ना कि एग्ज़ाम में कैसे निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को आसानी से। पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, एकदम विद्वान बन जाते हैं, लेकिन आप विद्वान बिल्कुल बनिए, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, आपको एक नौकरी लेनी है। तो आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। मोटी मोटी किताबें, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना है, विद्वान, तो हमेशा आप पढ़ते रहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको एक रणनीति, एक थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या अपना दांव पेच लगाना है, कैसे उस चीज़ को निकालना है। अगर जो चीज़ आपका कमज़ोर है, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दीजिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके लिए कठिन होती हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपका नंबर आगे हो सकता है। हाँ, जो चीज़ आपका अच्छा है, जैसे मान लीजिए व्याकरण का पोर्शन अच्छा है या साहित्य का पोर्शन अच्छा है, तो उसको और मजबूत कर लीजिए। प्रयास ये करिए कि कोई क्वेश्चन उसमें से गलत ना हो। तो यही सारी चीज़ें एक रणनीति के तहत, पूरे मतलब सिलेबस को एक रणनीति के तहत देखिए, और ये देखिए कि कौन सा दांव पेच कब लगाना है, कैसे क्या करेंगे। ये पोर्शन अगर मुझे कठिन लगता है तो इसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी तैयारी करें कि हम मतलब कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मेरे सही हो, यही सारी चीज़ें। तो ये सारे क्वेश्चन बताने का मकसद यही था कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए। जो लोग एग्जाम दिए होंगे तो वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं दिए हैं, पहली बार बैठ रहा है या नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि प्रश्न कैसे आते हैं, और इससे भी कठिन आ सकते हैं, कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। तो आपको पूरा टॉपिक, जो टॉपिक से मैंने प्रश्न यहाँ पे बताया है, वो पूरा टॉपिक आप पढ़ डालिए, रिवाइज कर डालिए अच्छे से। ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर भी खोजने का प्रयास करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत ही हौसला देता है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको आगे ऐसे ही वीडियो देती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।